Hello, dear student. Myself Vishal Thakur, and today we are going to discuss postulates of quantum chemistry. This is a portion of physical chemistry of chapter atomic structure, and we are starting a series for GATE 2025. This is lecture 1. So, without doing much ado, let's start the discussion. So, postulates of quantum mechanics. So the formation of quantum mechanics or wave mechanics for the wave mechanical treatment of the structure of atom rests upon few postulates which for a system moving in one dimension say along the x coordinate are given below. तो क्वांटम मैकेनिक्स है जो कि कुछ पोस्टलेट्स पे डिपेंड करती है और वो कुछ इस तरीके से हैं, बट जो भी हम पोस्टलेट डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में होंगे, थ्री डायमेंशन में नहीं होंगे. तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहता है जी, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई एक्स एंड टी. इट मीन्स कोई भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन या कोई भी चीज़ उसके बारे में हमें बतानी है, फिजिकल स्टेट बतानी है, तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगी. एक आपका एक्स पे और एक आपका टी पे. एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है आपका वन डायमेंशन में, और अगर हम थ्री डायमेंशन में बात करें तो वो क्या होगा, साई आर टी हो जाएगा. बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट पोस्टलेट्स की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड पोस्टलेट, इट सेज दैट द वेव फंक्शन साई एक्स टी एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस. यानी कि आपका जो वेव फंक्शन है, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका और उसका सेकंड डेरिवेटिव सारे ही क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होने चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. तभी जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या कहा जाएगा, वेल बिहेव्ड कहा जाएगा. ऑल्सो द वेव फंक्शन साई एक्स टी क्या हो, वो नॉर्मलाइज होना चाहिए. नॉर्मलाइज की कंडीशन क्या है हमारा, कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी डी एक्स क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए. बेसिकली वो नॉर्मलाइज किया जा सके. फिर साई स्टार जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ऑफ साई. यानी कि अगर साई में कहीं पे भी इमेजिनरी वैल्यू है, यानी कि अगर उसमें कहीं भी आई आता है तो उसको साई में अगर आई आता है तो साई स्टार में उसको मैं क्या ले लूँगा, माइनस आई. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा सेकंड पोस्टुलेट्स में ही कुछ चीज़ है कि हमने बात की थी कि जो वेव फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए. वो तभी होता है जब वो क्या हो, वो एक ही वैल्यू दे, यानी सिंगल वैल्यूड हो, वो कॉन्टिन्यूस हो, वो फाइनाइट हो थ्रू आउट द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. यानी जितने भी स्पेस की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या हो, फाइनाइट हो. फॉर एग्जांपल अगर 1D बॉक्स की बात करूँ तो 0 से L में वो क्या हो, फाइनाइट हो. या फिर अगर बाउंड्री कंडीशन हमने -L to L ले रखी है तो उसमें फाइनाइट हो. ऐसे ही क्या है हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसमें जो आपका वेव फंक्शन है वो अगर आर की टर्म्स में कहूँ तो 0 से इन्फिनिटी फाइनाइट हो, 0 से पाई फाइनाइट हो, 0 से 2 पाई फाइनाइट हो. ये इसको इट मस्ट बी क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल होना चाहिए. बिसाइड दिस, इफ द प्रॉब्लम अंडर स्टडी डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिसकंटिन्यूटी एट द बाउंड्री, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साई मस्ट ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूअस. उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल भी वो अपने आप हो जाएगा. तो ये कुछ कंडीशन है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड कब होगा, कब कहा जाएगा कि वो वेल बिहेव्ड है. इनके बारे में हम एग्जांपल से हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की तरफ. अ फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हर्मिशन ऑपरेटर. एन ऑपरेटर A cap is said to be Hermitian if it satisfied the following condition. बहुत बढ़िया जी. पॉइंट क्या है कि हमारी जो भी क्वांटिटीज़ हैं उन सभी को मेजर करने के लिए उनका एक ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में दिया गया है, और वो जो ऑपरेटर है वो आपका हर्मिशन होना चाहिए. हर्मिशन अगर ऑपरेटर होगा तभी आपकी जो वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी वो आपकी कैसी होगी, रियल वैल्यू होगी. और रियल वैल्यू को ही आप समझ पाओगे. अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल को यूज़ करना पड़ेगा. उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. तो अभी के लिए क्या है, हमारा जो भी क्वांटिटी है
उसका कोरस्पॉन्डिंग उसके एक ऑपरेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, और वो ऑपरेटर हमारा कैसा होना चाहिए, हर्मिशन होना चाहिए। हर्मिशन होने की कंडीशन क्या है, आपका जो इंटीग्रेशन है, नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन थी बेसिकली, साई स्टार ऑपरेटर साई डीटो, डीटो वॉल्यूम एलिमेंट होता है। अगर वन डायरेक्शन में कहूँ तो dx ले सकते हैं। अगर इस साई को मैं इधर ले जाऊँ, इस साई स्टार को मैं इधर ले जाऊँ, तो इस ए कैप पे भी क्या आ जाएगा, आपका स्टार आ जाएगा। इट मीन्स अगर उसमें कोई इमेजिनरी यानी आई होगा तो उसको मुझे माइनस आई से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका जो ये ए है ये कैसा होगा, हर्मिशन ऑपरेटर होगा। और इसकी वजह से जो भी वैल्यूज़ आएंगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ आएंगी वेव फंक्शन पे लगाने पे, वो हमारी कैसी होंगी, रियल वैल्यूज़ होंगी। वे साई आई एंड साई जे, यहाँ पे हमने आई और जे के बारे में बात की गई है, बट आई कैन ऑल्सो बी इक्वल टू जे। Where psi I and psi j are the wave function representing the physical state of the quantum system, such as a particle, atom or molecule. बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पोस्टुलेट, द अलाउड वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जर्वेबल आर आइगन वैल्यूज इन द ऑपरेटर इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर था, ये हमने बात की थी लास्ट पॉइंट पे। फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर था, और वो ऑपरेटर हमारा कैसा होना चाहिए, हर्मिशन होना चाहिए। और इस हर्मिशन ऑपरेटर को अगर मैं किसी वेव फंक्शन पे लगाता हूँ तो मुझे जो भी आइगन वैल्यू इक्वेशन में अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे जो भी आइगन वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, रियल आएगी। ये जो ए आया है हमारी, ये रियल वैल्यू है। तो यही बोल रहा है, द अलाउड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए आर द आइगन वैल्यूज ए आई इन द ऑपरेटर इक्वेशन। दिस इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। इस इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। आपने एच साई इक्वल टू ई साई वाली इक्वेशन पढ़ी होगी। दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्यों, ये एनर्जी का ऑपरेटर लगाया है, तो जो आइगन वैल्यू आई है वो क्या है, ये आपकी एनर्जी ही आई है। हेयर ए कैप इज द ऑपरेटर फॉर द ऑब्जर्वेबल and psi I is the eigen function of A cap with eigen value AI. In other words, measurement of the observable A yields the eigen value AI. सिंपल सी बात है, अगर आप ऑब्जर्वेबल लगाओगे किसी वेव फंक्शन पे तो आपको आइगन वैल्यू मिलेगी AI। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट्स। अगर आपकी आइगन वैल्यू वाली इक्वेशन वर्क ना करे, राइट, तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो और एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, जिसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ये किसकी होगी, जो भी आपका ऑपरेटर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। और इसको कैसे निकालते हैं जी हम, सेम जैसे नॉर्मलाइजेशन करा करते थे, साई स्टार ए साई, अगर एक डायरेक्शन में कर रहे हो तो डी एक्स, अदरवाइज डी तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट कंडीशन ये है, जो यहाँ पे आपका वेव फंक्शन होना चाहिए दैट मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, अदरवाइज वो आपको जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, गलत देगा। यानी कि आपको जो भी वेव फंक्शन दिया हो पहले उसको आप नॉर्मलाइज कर लीजिए, और उसके ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं। और अगर आपकी ये वैल्यू यानी ये इक्वेशन आइगन वैल्यू इक्वेशन ही काम कर रही है तो भी आप निकाल सकते हैं, तो आप उसी से निकाल सकते हैं। जनरली दोनों से सेम आ जाता है, बट अगर ऊपर वाली काम नहीं कर रही तो नीचे वाली ही यूज़ करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेयर द फंक्शन साई इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मलाइज्ड, यस साई जो है आपका नॉर्मलाइज होना चाहिए अकॉर्डेंस विद इक्वेशन। दस द एवरेज वैल्यू ऑफ से द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी साई स्टार एक्स कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका ऑपरेटर होगा उसको उन दोनों फंक्शन के बीच में लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होगा उसको मैं क्या कह देता हूँ, एक्स कैप, और साई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट ये जो लिमिट है, ये जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है, ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकती है, तो जनरलाइज्ड करने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट, द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेबल
are constructed by writing the classical expression in terms of variable and converting the expression to the operator as shown in the table. सिंपल सी बात यह है, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर है जो हमारे को हेल्प करता है उनकी वैल्यूज़ निकालने में। जैसे कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी क्लास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, एंगुलर मोमेंटम, इन सभी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर दिए हुए हैं। और वो ऑपरेटर कैसे होने चाहिए भाई? हमारे हर्मिटियन ऑपरेटर होने चाहिए, तभी उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? हमारी आइगन वैल्यू रियल आएगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उनको हम कह सकते हैं क्लासिकल वेरिएबल, यानी कि क्लासिकल में अगर बात करें तो वेरिएबल जो वेरी करते रहते हैं। तो हो सकता है पोजीशन, और पोजीशन के लिए एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। उसका जो ऑपरेटर है वो कैसा होगा? एक्स कैप होगा। और ऑपरेटर बेसिकली जो यूज़ करूँगा वो एक्स ही होगा, और उसका ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स होगा, यानी वेव फंक्शन में वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो मोमेंटम होगा उसको पी एक्स से लिखूंगा, उसका ऑपरेटर क्या होगा? पी एक्स कैप होगा, और वो एक्चुअल में क्या होता है? माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स, माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आई से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई से डिवाइड कर दूँ, तो अब माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये एच कट बाई आई डेल बाई डेल एक्स भी कुछ बुक इसको लिखती हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर सेम। नेक्स्ट इज योर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर होगा आपका एक्स कैप, एक्स स्क्वायर का कैप, और इसका जो ऑपरेशन है बेसिकली ऑपरेशन जो है वो एक्स स्क्वायर ही है, ये मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही पी एक्स स्क्वायर का पी एक्स स्क्वायर कैप, और ऑपरेटर क्या होगा इसका? माइनस एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होगा जी? सेकंड डेरिवेटिव करना है हमें, और उसमें मल्टीप्लाई करना है माइनस एच कट का स्क्वायर, माइनस एच कट का स्क्वायर। एच कट क्या होता है आपका? एच बाय 2 पाई। सिमिलरली टाइम, टाइम कैप, ऑपरेटर इस टाइम कैप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम टी से। नेक्स्ट इज एनर्जी, एनर्जी का कैप, और ये क्या होता है? माइनस आई एच का डेल बाय डेल टी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम। अदरवाइज एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और 3D बॉक्स की बात करें तो उसमें जनरली पोटेंशियल एनर्जी हम क्या ले लेते हैं? 0। 1D बॉक्स जिसमें आपकी पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर सकता हो। इसके अलावा अगर हम किसी और सिस्टम की बात करें, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो उसमें आएगा माइनस ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही अगर किसी और सिस्टम की बात करें, जैसे वाइब्रेशनल मोशन की बात करें, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आप अलग अलग सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका ऑपरेटर क्या होगा? अलग अलग होगा। बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 और पोस्टुलेट्स नंबर 7। द वेव फंक्शन psi xt is a solution of the time dependent Schrodinger equation where h cap is the Hamiltonian operator of the system, basically operator of energy। h cap is the operator of energy जिसका नाम है Hamiltonian operator, और ये जो वेव फंक्शन है ये सोल्यूशन है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का। इट मीन्स जो श्रोडिंजर इक्वेशन है आपकी एच साई इज इक्वल टू ई साई, यहाँ से आपको दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक एनर्जी एज वेल एज यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वेव फंक्शन और द प्रोबेबल वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम। अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी डिपेंडिंग कि आप ऑपरेटर क्या यूज़ कर रहे हो। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन से आपका आएगा साई एक्स टी। लेट अस मूव। सो आज के लिए इतना ही। यू कैन ऑल्सो
Subscribe us to other channel like Threads, YouTube, Facebook, and website for more details and similar videos. Thank you so much.